नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हम परसेंटेज वाला चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। हमारी तरफ से फिनिश ही था, बाकी आप बताओगे। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें अब हम शुरू करेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लाभ एवं हानि। ठीक है, लाभ एवं हानि। ठीक है, अब लाभ एवं हानि होता क्या है बेटा, कि कोई भी चीज़, मान लो हम 100 रुपए की कोई चीज़ लाए खरीद के, अगर हमने वो ज़्यादा में बेच दी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? मान लो 100 रुपए की चीज़ हम लाए और 120 रुपए में बेच दी हमने, तो 20 रुपए कमा लिए। परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मैंने 100 रुपए लगाए थे उस चीज़ को खरीदने में, 100 के तो वो मुझे मिल गए यूं की, तो 20 रुपए मुझे और एक्स्ट्रा मिल गए। तो 100 का मैं देखूंगा 20 कितना परसेंट है, सब 20 ही% है, तो उस कंडीशन में मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम अगर मान लो 100 की जगह कम में बेचा होता तो मुझे लॉस हो जाता। मान लो 80 में ही बेचा होता तो उस कंडीशन में 20 रुपए का लॉस हो जाता। कितने परसेंट हो जाता? सेम 20 रुपए का लॉस हुआ। 100 की कीमत खरीद के लाया था, उस पर 100 का 20 ही परसेंट है, तो 20% का लॉस हो जाता। यही होता है, मतलब कहने का मैं बात करूं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको मैं कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कह के बात करूंगा। अब सीपी या एसपी, बार बार हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिख पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम इसीलिए सीपी और एसपी में बात करेंगे, है ना। अब बस कुल मिला के जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, अगर कुछ लोग उसको फॉर्मूला बना देते हैं, जबकि फॉर्मूला जैसी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होता है, या तो प्रॉफिट परसेंट कह लो, लॉस परसेंट कुछ भी कह लो, ये क्या होता है कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, अगर मैं इसको इसको इधर लिख लूं इधर, तो ये कितना हो जाता है, प्रॉफिट जितना भी हो रहा है, प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस का वो कितना परसेंट है, और इसको मैं 100 निकाल लूं, ये प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो जाता है। सेम कंडीशन लॉस में होती है। लॉस के टर्म में यहाँ पे आ जाएगा कितना, वही जो होता है सीपी, बात सब सीपी पर ही होगी, है ना। जैसे ये है, बस इसमें पी की जगह एल लगा दो। प्रॉफिट और लॉस सेम ही रहता है, फॉर्मूला टाइप का समझ लो, याद रखना है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं, समझ आई दिया मैंने कि जितने की चीज़ खरीदी थी उस पर जितने का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, उसको ऊपर रख के वो निकाल दो, कितने पे खरीदी थी चीज़ उसका कितने परसेंट, वही हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, अपने आप क्वेश्चन करके अपने आप फॉर्मूले भी तुम बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हमारी इतनी जब हो जाती है ना, फॉर्मूले कोई याद करने की जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 187 रुपये 50 पैसे में 30 संतरे खरीदे। उसने प्रत्येक संतरे को किस कीमत पर बेचा कि उसे 12% का लाभ हुआ? देख रहे हो बेटा, उसने टोटल दिए हैं कि 30 खरीदे उस कीमत में, और प्रत्येक को कितने पे बेचा कि इतने का फायदा हुआ। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले खरीदा कितने में, एक संतरा कितने में खरीदा, इतने में ही तो खरीदा बेटा, 30 खरीदे ना टोटल में, तो ये कितने में हो गया। और अब उसने इसको बेचा है 12% के प्रॉफिट पे, तो मैं निकाल दूं इसका है ना, तो किसकी मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट ही 112% निकाल देता हूँ इसका, तो मुझे आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट ही सेलिंग प्राइस। बस ये चीज़ मुझे सॉल्व करनी है। अब 4 से ये कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 25। अब 25 से तो ये कट जाएगा, 12.5 से कट जाएगा, लेकिन 12.5 से मैं बात करूं तो ये कितना कट जाएगा, 25 से ये कट रहा था 7, ये 15 बार कट जाएगा उससे, कितना कट जाएगा 15 बार, देख रहे हो ना। 25 25 इंटू 7 होगा 175, उस और फिर 12.5 हो रहा है, तो 7.5 7 क्योंकि आधा हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इससे 25 से, है ना, ये तो कट गया कितनी बार 12.5 से, है ना। तो 12.5 से मैं बात करूँगा तो ये 15 बार कट जाएगा, और 12.5 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब 2 से मैं इसको काट लूँ 14, और इससे मैं इसको काट लूँ 2, 2 से ये कट गया 7 बार। तो उसने हर एक संतरे को 7 रुपये में बेचा। बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, और आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। राधिका ने एक आईफोन और एक टीवी क्रमशः 40,000 रुपये और 10,000 रुपये में खरीदा। उसने पहला आईफोन 12% की हानि पर और दूसरा टीवी 8% के लाभ पर बेचा। उसका कुल हानि लाभ कितना है? बेटा 40,000 रुपये की चीज़ पर तो उसे 12% की हानि हुई है। 40,000 का 12% में निकालूंगा तो 10% हो गया 4,000, और 12% हो गया 4,800, है ना।
और सेम 10,000 की जो चीज़ थी उस पर उसे 8% का लाभ हुआ है। तो मैं बात करूं तो 10,000 का 8% निकालूंगा तो सीधा सीधा 800 हो गया। एक चीज़ पे उसे 4,800 रुपये का नुकसान हुआ, दूसरी चीज़ पे 800 रुपये का फायदा हुआ। ओवरऑल में बात करूं तो उसे 4,800 में से 800 में घटा दूं तो 4,000 रुपये का फिर भी नुकसान हुआ। यही क्वेश्चन है हमारा। तो लो, ज़्यादा कुछ कॉपी पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं होती हर क्वेश्चन में, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं सोचना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत है। ये भी सीधा सा है, 4/3 गुना है। मैं बार बार बोलता हूँ, यदि है ना, तो अपॉन में है जो चीज़ वही क्रय मूल्य है और जो ऊपर है वही विक्रय मूल्य बता रहा है, तो ये मिलाकर है उसे। तो अगर 3 रुपए की चीज़ थी तो 4 रुपए में बेच रहा है, कितना फायदा कमा रहा है? 1 रुपये। कितने पे कमा रहा है? 3 रुपये। तो बेसिकली मुझे निकालना है 1/3 का कितने परसेंट है, यानी कि 1/3 की परसेंटेज फॉर्म क्या होती है? 33.33%। तो ये वाला मेरा आंसर फिर से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन केवल देखते ही पढ़ने से ही हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। एक दुकानदार 1 रुपये में 10 टॉफी बेचता है जिससे उसे 20% लाभ होता है। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी? ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ उल्टा हमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। वो ये कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपये में 10 टॉफी बेची हैं जिसमें उसे 20% लाभ होता है। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी होंगी? इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखें तो एक चीज का ख्याल रखो, रुपये में 10 टॉफी बेची हैं। अब जब उसको फायदा हो रहा है इस पे बेटा, तो खरीद के तो ज्यादा लाया होगा ना, 1 रुपये में ज्यादा खरीद के लाया होगा, बेच कम रहा है, उस पर टॉफी बच रही है, तभी तो फायदा हो रहा है। अब मैं मोटा मोटा ये भी मान लूं कि 1 रुपये में उसने 10 बेची जब उसे 20% का फायदा हो रहा है। फायदा तो पैसे की फॉर्म में होता है ना, टॉफी की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन रुपए में फायदा हो रहा है तो वो तो टोटल बेची होंगी उसने। 1 रुपये में 10 की दर से तो बेची हैं, 20% फायदा कमाया है, तो इसका मतलब अगर टोटल में बात करूं तो 1 रुपये पर उसने 20 पैसे कमाए होंगे। 1 रुपये में जब 10 बेच रहा था, 1 रुपये में जब 10 टॉफी बेच रहा था, है ना, तब एक टॉफी की कीमत कितना हो गई? 10 पैसे। अगर मैं एक टॉफी की बात करूं तो 10 पैसे हो गई, है ना। अब पैसे 20% उसे प्रॉफिट कमाया, तो 20%, 1 रुपये का 20% कितना होगा? 20 पैसे। कुल मिला के अगर उसने खरीदने की बात जब आई होगी तो मैं कह सकता हूं कि यहां वो 2 टॉफी की कीमत के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि वो 1 रुपये में 10 तो बेच रहा है, एक्चुअल में जब खरीद के लाया होगा ना तो 2 टॉफी ज्यादा खरीद के लाया होगा, वही तो उसका प्रॉफिट है 20% के बराबर। तो इसने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदूंगी। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे और समझाऊंगा, बस थोड़ा सा हमें यही ख्याल रखना है कि कोई चीज जब उसको 1 रुपये में इतने की दर से बेच रहा है और उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस चीज को ज्यादा खरीद के लाया, 1 रुपये में से ज्यादा मिली होंगी तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर कम खरीद के 1 रुपये में मिली कम होती उसे और बेचनी पड़ रही थी ज्यादा, तो नुकसान हो गया ना बेटा। ज्यादा कीमत की खरीद के लाया, अब कम में बेच रहा है तो नुकसान हो गया। अगर कम कीमत की खरीद के लाया, मतलब 1 रुपये में ज्यादा टॉफी लाया था और बेच रहा है कम, तो उसका प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बस ये पकड़नी है और बाकी हम आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 लीटर दूध 12 रुपये में खरीदता है, उसमें 20% पानी मिला देता है, मिलाकर उसे 15 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? ठीक है, 1 लीटर दूध 12 रुपये में खरीदता है और उसमें 20% पानी मिलाता है, 20% पानी मिला रहा है। 20% की फ्रैक्शन मैंने बता रखी है, कितना होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो वो ये मान लो कि 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रहा है, यही तो बात आ गई। 5 लीटर दूध को वो 6 लीटर बना रहा है ना, बात यहां से मैं देखूं तो अब मैं यही मान लेता हूं कि 5 लीटर दूध खरीद के लाया था। वो कितने रुपए में खरीद के लाया होगा? 5 लीटर दूध 12 रुपए की दर से, कितने रुपए का? 60 रुपए का। अब उसको वो 6 लीटर तो बना रहा है और उसमें 20% पानी मिलाकर उसे 15 रुपए प्रति लीटर की बेचता है, मतलब 6 लीटर तो बना दिया उसने पानी मिला के और इसे बेच भी रहा है 15 की दर से। तो कितने रुपए का बेच रहा है? 90 का। 60 रुपए का लाया था माल खरीद के, 90 रुपए में बेच रहा है, मतलब 30 रुपए कमा रहा है 60 रुपए पे। तो कितना हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 30 रुपए कमा के। ठीक है ना, बस लैंग्वेज पकड़नी और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक डीलर ने मूल रूप से Q रुपए की कुल लागत पर 100 समान बैटरियां खरीदी। यदि प्रत्येक बैटरी को प्रति बैटरी मूल लागत से 50% अधिक पर बेचा गया तो Q के बदले प्रत्येक बैटरी कितने रुपए में बेची गई? सीधा सा बात है बेटा, मैं Q रुपए की कुल लागत पर 100 समान बैटरियां खरीदी, मैं Q रुपए को ही 100 रुपए मान लेता हूँ। 100 समान बैटरी खरीदी 100 रुपए में, 1 रुपए की कितनी बैटरी खरीदी? 1।
अब सब समान है और सबको ओरिजिनल से 50% ज़्यादा पे बेचा, तो एक का 50% कितना होता है, आधा, यानी कि 50 पैसे। मतलब 1 रुपए की हर बैटरी खरीदी थी तो 1 रुपए 50 पैसे की बेच रहा है, यानी कि अपने से 1.5 गुना, जो बोलते हैं 3/2 टाइम्स बेच रहा है। तो प्रत्येक क्यू के बदले प्रत्येक बैटरी कितने रुपए में बेची गई, मतलब 3/2 टाइम्स। तो 3/2 टाइम्स कौन सा हो जाएगा, अगर 100 की मैं बात करूं, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि कितने रुपए में 100 समान बैटरियां थी ना, अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3Q/200, है ना। 100 तो अपॉन में था ही ना, क्योंकि ओवरऑल 100 थी, तो ये वाली बात हो जाएगी। बेसिकली मैं बात करूं तो क्योंकि उसने Q रुपए की 100 समान बैटरियां, तो एक बैटरी की कीमत निकालनी होगी मुझे, तो Q/100 करूंगा ना, इसीलिए ये आपका 200 नीचे आ रहा है। मैंने उसको 100 मान लिया, तो वो 100 से 100 कट जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, इस वजह से। तो ये मत सोचना, कंफ्यूज होना कि ये 200 कहाँ से आ गया, ये 200 वही वाला है कि अगर मैं Q की फॉर्म में ही रखूंगा तो एक की बैटरी की कीमत Q/100 हो जाएगी, इस वजह से अपॉन में वो 3Q/200 आएगा, है ना, 3Q/200 ऐसे करके, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक पंसारी ने 24 किलोग्राम कॉफी बीन्स को M प्रति किलोग्राम की कीमत पर खरीदा। कुछ समय बाद 1/3 स्टॉक खराब हो गया, इसलिए उसने बाकी को 200 प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया और कुल लागत का 2 गुना लाभ कमाया। कीमत क्या होगी, ठीक है। टोटल थी बेटा 24 किलोग्राम, 24 में से उसने 1/3 बेकार हो गया, तो कितना कितना बचा, 24 का 1/3 होता है 8 किलोग्राम। अब बचा उस पर 16 किलोग्राम। अब 16 किलोग्राम को उसने 200 के प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा, तो कितने का बेच दिया, 3200 रुपये का बेच दिया। अब जब 3200 रुपये का बेच दिया, तो 3200 रुपये का बेच के उसने इसमें कितना प्रॉफिट कमा लिया, मतलब कुल लागत का 2 गुना लाभ कमाया। 2 गुना लाभ कमाया, मतलब 1 रुपये की चीज अगर वो 2 में बेचता तो लागत के बराबर लाभ कमाता। लागत से 2 गुना लाभ कमाना है तो 1 रुपये की चीज 3 में बेचनी होगी, मतलब समझ रहे हो ना, 200% ज्यादा पे 2 गुना लाभ कमाया ये। तो मैं अगर ये मान लूं कि 3200 रुपये की उसने चीज बेची है, जो कि जब 3 गुना है ये, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूं और ओवरऑल में बात करूं, क्योंकि जब खरीदी तो उसने 24 थी, तभी तो मुझे ओरिजिनल कीमत मिलेगी। बात समझ रहे हो ना, अगर क्योंकि कीमत क्या होगी, कीमत पूछी है, तो क्योंकि ये 3 गुना तो लाभ कमाया उसने। अब मुझे तो अगर 300 से 100 पे आना है, बात समझ लो ना, 3 गुना था ना, तो अगर मैं 300 से मुझे 100 पे आना है, 3 से 1 पे आना है, तो 3 का डिवाइड तो करूंगा तभी तो आ पाऊंगा। और ये टोटल उसने मूल लागत पूछी, तो टोटल, है ना, तो मैं 24 से यहाँ डिवाइड करूंगा। M प्रति किलोग्राम की कीमत निकालनी है ना, तो यहाँ से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 से 3, 8 से 4, 400/9 रुपये पर किलोग्राम की उसने जो भी चीज़ थी वो ये थी। 400/9 वाला ऑप्शन होगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बस आसान है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है और फटाफट से कर देना है। सैम ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 200 दर्जन खिलौने खरीदे, है ना। उसने उनमें से प्रत्येक को 33 रुपये की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बात समझ रहे हो बेटा। वहां जो ऊपर दे रखा है वो 375 किलोग्राम, मतलब प्रति 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 200 दर्जन, और यहाँ बात कर रहा है बाद में प्रत्येक को, तो 200 दर्जन की कोई वैल्यू नहीं रही मुझे, तो 1 दर्जन पे भी मैं बात करूंगा और वहीं से मेरी बात बन जाएगी। 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे थे, एक की कीमत ये हो गई, और प्रत्येक को 33 रुपए की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। यहां से अगर मैं निकाल लूं तो मुझे क्या, ठीक है, ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस में बात करूं, सेलिंग प्राइस अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 33 × 12, ठीक है बेटा। अगर मैं दर्जन की बात कर रहा था, 375 रुपये दर्जन ये था और 396 रुपये का दर्जन ये बेच दिया। क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहा है तो या तो 1 का निकाल लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 का निकाल लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 200 का होता 200 निकाल लेता, परसेंटेज का बात है, इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का फर्क आ रहा है, 21 का। 21 है ना, लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि अपॉन में 375 करूंगा, 375 का कितना परसेंट है ये भी निकाल दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। कितना देखो, 4, 25 से 12 और 3 15, 7, 5, 7 चौके 28,
डिवाइडेड बाई 5, तो मुझे मिल जाएगा 5.6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, बस सॉल्व करना था जरा सा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 साझेदारों ने 8,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ के रूप में 3,000 है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, 3,000, ठीक है, प्राप्त होते हैं। दूसरे व्यक्ति का निवेश बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, लो 8,000 रुपये थे, 1,800, 3,000, सब में डबल जीरो है तो मैं वो लिख ही नहीं रहे 48, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इनका रेशो निकालना होगा। तो यहाँ से हम जब देखेंगे 6 से सब कट रहे हैं ना, तो 6 से 3, 5 और 8, इस रेशो में दूसरे व्यक्ति का शेयर बताना है। टोटल 8 और 5 13 और 3 16 हो गया। 16 की वैल्यू 8,000 के बराबर, मतलब 16 की वैल्यू 8,000, तो एक कितने के बराबर हो गया? 500 के। यहाँ से 16 बराबर हो गया 8,000 के, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 500 के। और हमें उसने पूछा है दूसरे की बताओ, तो दूसरे का कितना था? 5 गुना, तो 500 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 2500 के बराबर हो जाएगा। 2500 हमारे ऑप्शन में शायद नहीं है इस बार, तो हमारा नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होता है ना, NOT, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ABC किसी व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये दान करते हैं। AB से 4,000 रुपये अधिक दान करता है तथा BC से 5,000 रुपये अधिक दान करता है। 35,000 रुपये के कुल लाभ में A को प्राप्त होता है। ठीक है, A, B और C, ये कह रहा है A B से 4,000 रुपये ज़्यादा दान करता है। अगर B ने अगर मान लो X रुपये दान किए, तो A ने X प्लस 4,000 किए। ठीक है, और ये कह रहा है C तथा B C से 5,000 रुपये। अगर अलग से दूसरे स्टेप में लिख देता हूं, अगर ये Y था तो यहाँ Y से 5,000 ज़्यादा थे। अगर, क्योंकि अब एक एक ही कंडीशन है, दो वेरिएबल रखने का तो कोई मतलब नहीं है। ये इससे 5,000 ज़्यादा है और ये इससे 4,000 ज़्यादा है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये इससे 5,000 ज़्यादा हो जाएगा और ये 4,000 और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9,000 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मुझे एक ही वेरिएबल में लिखना है। तो अगर ये x है तो ये x प्लस 5,000 है और ये x प्लस 9,000 है। ठीक है, बाकी का मैं उसको मिटा हुआ मान सकता हूँ। बात ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपये में, ये 9 और 15 14,000 हो गया, तो 50,000 में से 14,000 गया तो 36,000। 3x की वैल्यू 36,000, x की वैल्यू 12,000। हाँ, तो अब ये कह रहा है, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये 12,000 हो गया, है ना? ये 12,000, ये 17,000 और ये 12 और 9 21,000। रेशो की बात कर लो तो वही है, 21, 17 और 12 का कटेगा तो है नहीं। और तो 35,000 रुपये के कुल लाभ में से A को क्या प्राप्त हो गया, है ना? 21। ठीक है, तो A को मिलेगा 21 हिस्सा, है ना? तो 35,000 को 50 से डिवाइड कर दो, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो जब मैं 35,000 को 50 से डिवाइड करके 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7 0 इंटू 21 कितना मिल जाएगा? 14,700 मिल जाएगा मुझे। ठीक है ना? मैंने वहाँ यहाँ जीरो ख़त्म कर दिया था ना, तो बात ठीक है। 14,700 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अक्षय और कल्पेश एक व्यवसाय में साझेदार हैं। अक्षय ने 5 महीने के लिए पूंजी का 3/4 हिस्सा निवेश किया। कल्पेश को कुल लाभ का 1/2 हिस्सा मिला, मतलब आधा हिस्सा मिला, दूसरे को भी आधा मिला। कल्पेश ने कितने महीनों के लिए अपनी पूंजी निवेश की? बेटा मान लो 3/4 वाली बात है ना, तो मैं 4 मान लेता हूँ। अगर 4 मान लूँ तो चलो 4, इसने अक्षय और कल्पेश, ये A है ये K है, इसने 3 हिस्से किए तो इसने 1 हिस्सा निवेश किया। अब ये कह रहा है कि इसने 5 महीने के लिए किए। अगर मैं मान लूँ 3 ही रुपये किए ये, तो 5 महीने के लिए इसने 15 रुपये रहे इसके, है ना? अब जब प्रॉफिट की बात आई
तो प्रॉफिट दोनों का आधा आधा हुआ, मतलब ये तो अपना 5 महीने में ही लेके निकल गया। अब इसको भी अगर 15 ही रुपए इन्वेस्ट कितने किए थे इसने, 15। अब इसको 15 इन्वेस्ट करने हैं तो इसके तो क्योंकि 1 रुपये ही हो रहा था प्रति महीना, तो इसको 15 महीने तक जाना पड़ेगा पहले, तभी तो वो इसके बराबर हो पाएगा, तभी तो आधा प्रॉफिट ले पाएगा। जाहिर सी बात है कि तुम बिजनेस करोगे जिस रेशो में पैसे लगाओगे उसी रेशो में तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। अगर तुम्हारा ईमानदारी से बिजनेस है तो कोई भाई बंधु ही नहीं है तो बस इसको 15 महीने तक पैसे लगा के रखने पड़ेंगे, तब ये आधा प्रॉफिट ले पाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 3 साझेदार जॉन, जॉनी, जनार्दन 28,000, 44,000 और 56,000 का निवेश करके कंपनी शुरू की। कुल वार्षिक लाभ 44,800 है। वार्षिक लाभ में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 28, 44, 56 यही लिख लो डायरेक्ट, तीनों तीनों जीरो लग रहे हैं तो ज़्यादा जीरो की ज़रूरत ही नहीं है। 4 से भी कट रहा है 7, 11 और 14। 44,800 की रेशो में थोड़ा ना, 11 7 18 और 14 कितना हो जाएगा 32। तो 44,800 में प्रत्येक साझेदार का, तो 44,800 से इसे डिवाइड कर लो। 32 से 1, 12, 8, 4, 1 की वैल्यू 1400 आ गई। तो पहला वाला हो जाएगा 14 इंटू 7 यानी कि 9800, दूसरा 14 इंटू 11 यानी कि 115,400, 14 इंटू 14 कितना उठता है 196, 19,600। ये वाला ऑप्शन है, होगा 9800 वाला। ये रहा 15,400, 19,600। ठीक है, बस आसान से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। करते हैं चलो जल्दी जल्दी। अच्छा, एक विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसको 20% के हानि पर बेच रहा है, तो कितने रुपए की बेच रहा होगा 80 की। यदि उसने वस्तु खरीदने के लिए 15% कम भुगतान किया होता, 100 रुपये की खरीदी थी, 100 की ना खरीदी का 15% कम में खरीदी होती तो 85 की खरीदी होती, और 50 रुपये अधिक में बेचा होता, 50 रुपये अधिक में बेचा होता, 50 रुपये है ना, तो उसे 30% का लाभ होता। मतलब अब मुझे इसका 30% निकालना है, वही तो बराबर होगा 50, क्योंकि बाकी सब तो परसेंटेज की हमारा माना हुआ फॉर्म चल रही है, ये एक्चुअल है। तो देखते हैं पहले हम इसका प्रॉफिट कितना होता है 85 रुपये में खरीद के, 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी होती। तो 85 का मैं जब निकालूंगा 30% तो कितना हो जाएगा 25.5, 25.5 मतलब 110.5 रुपये, या है ना 110.5 इतने में बेचता तब होता। अब ये तो सारी वैल्यू हमारी मानी हुई चल रही है, हमारे उसके यहाँ फर्क कितना आया 80 की बजाय अब 110 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है, तो इसके मुताबिक आया 30.5, और ये क्वेश्चन में दे रखा है उसने 50 रुपये के बराबर। बात समझ रहे हो ना, तो हमें निकालनी है अनुमानित मूल्य की गणना करें, मतलब ये 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ठीक है, यहाँ से निकाल लो 50 इंटू 100 इंटू 30.5। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 61 है ना, और ये 10, मतलब कुल मिला के 1000/61। इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो ये 160 के अराउंड आ जाएगा, है ना 160 के अराउंड ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट को ख़त्म करना है तो ये एक और जीरो हो जाएगा ना, 160 पॉइंट समथिंग। तो 160 के लगभग वाला आंसर 160 तो पूरा पूरा हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 39 बिल्कुल, तो ये मेरा ये वाला आंसर लगा के मैं एग्जैक्ट बढ़ जाऊंगा, क्योंकि उसने भी एग्जैक्ट नहीं दिया, एग्जैक्ट आएगा भी नहीं, तो मैं भी पूरा सॉल्व क्यों करूं, मैं उसना देख के और आगे बढ़ जाऊंगा ऑप्शन देख के। ऑप्शन पे निगाह में हमेशा एक निगाह हमारी ऑप्शंस पे रहनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अनिल और मुकेश ने साझेदारी की और 2:3 के अनुपात में धन का निवेश किया। लाभ में अनिल के हिस्से का मूल्य उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात 3:2 है और लाभ 10,000 रुपये है। देखो बेटा, अनिल और मुकेश, मनी और टाइम है ना, उसने मनी तो लगाई है 2:3 में और टाइम लगाया है 3:2 में। तो बेटा टोटल तो दोनों चीज़ें हम काउंट करके देखते हैं ना, मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका भी 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, मतलब दोनों ने
समान मात्रा में निवेश किया है, प्रॉफिट भी आधा आधा लेंगे। टोटल प्रॉफिट 10,000 है तो आधा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5,000। बात समझ रहे हो ना? कोई आदमी किस रेशो में पैसे लगा रहा है और किस रेशो में प्रॉफिट कमाएगा, मतलब कितने टाइम के लिए लगा रहा है, तो वो उसका प्रॉफिट डिसाइड करता है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं कि कितने रुपए लगाए और कितने टाइम के लिए लगाए, तो दोनों के रेशो मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ गए, इसका मतलब प्रॉफिट भी आधा आधा लेंगे। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये पर बेचता है तथा बाजार मूल्य पर 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 30% की छूट पे बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा, 70 रुपये की, है ना? अब 70 की बेच के एक बार और 15% की छूट देनी है, तो 70 का 15% हो जाएगा 10.5, यानी कि 59.5। मतलब 100 रुपये की चीज़ पे अगर मुझे दो बार छूट देनी है, एक बार 30% की और एक बार 15% की, तो 59.5 की बेचनी होगी मुझे, जो क्वेश्चन में 500 के बराबर दे रखा है, सीधा सा है ना? 59.5 क्वेश्चन में 500 के बराबर दे रखा है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है इस बार। तो 500 गुणा 100 अपॉन 59.5, अगर ये ख़त्म करना है तो एक जीरो और लगाना होगा, और इसको मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 119। अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी, ये लगभग लगभग मुझे लग रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, ये 8, 9 तो होगा नहीं, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 8, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें करके देखना, 119 को जब मुझे 8 बार करूँगा तो 819 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 152, यानी कि 952, यही हो गया। तो जाहिर सी बात है 9 तो होगा नहीं, 8 के वाला मेरा आंसर होगा। 8 वाला उसने एक ही दे रखा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है? ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है। एक आदमी ने 7 लाख रुपए में एक कार खरीदी और यदि वह कार किराए पर देता है तो उसके लाभ कमाने की संभावना 2/5 है। यदि वह 50,000 रुपये का लाभ कमा सकता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे बेटा, जब लाभ कमाने की संभावना का क्या मतलब है, जब तुमने दे ही दिया कि वो तो 50,000 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो इसकी ये वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए 2/5% चांस है लाभ कमाने के, ये कोई लाइन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तुमने अगली लाइन में दे ही दिया कि 50,000 रुपये का लाभ कमाया है उसने, तो उसकी वैल्यू क्या रही? तो जाहिर सी बात है, जब 7 लाख की चीज़ पर 50,000 रुपये का फायदा कमाया तो वो चीज़ उसने 7.5 लाख की बेची होगी, 7,50,000 की। बस यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना। बस लैंग्वेज में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और आगे बढ़ जाना है। क्रिसमस के कारण बेकरी मालिक ने 500 रुपये का केक 425 रुपये में बेचने का फैसला किया। उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 500 रुपये की चीज़ 425 रुपये में दे दी, यानी कि 75 रुपये कम में दी। तो मुझे निकालना है 75 500 का कितने परसेंट है, जो कि मुझे पता है कि 500 का 10% हो जाएगा 50, और 15% हो जाएगा 75। 25 और जोड़ दूंगा तो हर क्वेश्चन मुझे कॉपी पेंसिल पर भी करने की जरूरत नहीं होती, साफ साफ दिख रहा है 15% हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, इसमें इतना ही है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी इसको समझो और अपने से सॉल्व करो, जो क्वेश्चन ना आए वो मेरे से पूछो। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।